हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। हम सब ने सुना है कि फ़िनलैंड में एजुकेशन टॉप एजुकेशन है और हम ये चाहते थे कि हमारी ऑडियंस को इन सब के बारे में पता चले। तो मेरे साथ चैतन्य खुराना जी हैं आज, जो फ़िनलैंड में ही रहते हैं, यहीं के सिटीजन हैं, नो डाउट इंडियन हैं लेकिन बहुत सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। तो इसलिए आज हमने उनको इनवाइट किया है। वो हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस का जवाब देंगे, जिससे हमें ये क्लैरिटी होगी कि यहाँ पर ऐसा क्या है जो बाकी देशों से इसे अलग बनाता है। तो चैतन्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नंदकिशोर क्लासेस में। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप इंडिया से यहाँ पर आए तो कैसे आपका आना हुआ यहाँ पर? सबसे पहले तो थैंक यू फॉर दिस पॉडकास्ट। और 2012 में मतलब मैंने अपनी बैचलर्स फिनिश करी और फिर मुझे था कि मुझे बाहर जाके पढ़ाई करनी है। तो तब मैंने बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ को शॉर्टलिस्ट किया और तब मुझे फ़िनलैंड के बारे में पता लगा, यहाँ के एजुकेशन सिस्टम के बारे में पता लगा। और उस टाइम यहाँ पे बहुत पॉपुलर कंपनी थी नोकिया, उसके बारे में पता लगा। तो मेरा मोबाइल टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। तो फिर मैंने यहाँ पे अप्लाई किया, तो यहाँ पे मुझे एडमिशन मिला यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न फिनलैंड में। और फिर वहाँ पे मैंने अपनी मास्टर्स में आपने स्टार्ट की। मास्टर्स यहाँ पे की। तो एज ए स्टूडेंट जब आप यहाँ पर आए तो आपको किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ा? कुछ कल्चरल डिफरेंसेस थे, कुछ वेदर के डिफरेंस थे। कि जैसे दिल्ली में मैं ओरिजिनली दिल्ली से हूँ, तो वहाँ पे गर्मी ज़्यादा रहती है, यहाँ पे सर्दी रहती है। सर्दियों में यहाँ पे दिन छोटे रहते हैं, वो चीज़ें थी, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। प्लस इंडिपेंडेंट लिविंग, जैसे पहले मैं घर पे फैमिली के साथ रहता था, यहाँ पे अब अकेले रहना, खुद खाना बनाना, पढ़ाई मैनेज करना, तो वो सब चैलेंजेस रहे। ये चैलेंजेस तो होते हैं। तो इसके अलावा जैसे यहाँ कहा जाता है कि फ़िनलैंड की एजुकेशन बहुत डिफरेंट है, ऐसा क्या डिफरेंट है यहाँ पर जो यहाँ की एजुकेशन को बाकी सभी कंट्रीज़ की एजुकेशन से अलग बनाता है? यहाँ पे जैसे क्या जो भी हमारा एजुकेशन का करिकुलम है, उसमें रोट लर्निंग नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको मेमोराइज़ करनी है चीज़ें, प्रैक्टिकल चीज़ें कराई जाती है। तो जिससे क्या कि अंडरस्टैंडिंग अच्छी होती है। प्लस यहाँ पे टीचर्स और स्टूडेंट्स के बीच में गैप नहीं है, वो दीवार नहीं है। कभी भी आपके मन में कोई क्वेश्चन आता है, आप टीचर्स से बेझिझक पूछ सकते हो। टीचर्स भी encourage करते हैं क्वेश्चंस का पूछना। प्लस एनवायरनमेंट ऐसा है, जो पीयर्स होते हैं, आपके क्लासमेट्स होते हैं, वो भी आपको हेल्प करते हैं चीज़ों को समझने में। ठीक है। तो आपने यहाँ पर मास्टर्स की, उसके बाद जॉब ढूंढी होगी यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर सेटल हो चुके हैं। तो ये सफ़र कैसा रहा? इसमें कितने को मुश्किलें आई आपको? कैसा रहा एनवायरनमेंट आपका पूरा ये सफ़र? थोड़ा हम चाहते हैं कि ऑडियंस को पता चले। शुरुआत में मुझे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आई जॉब मिलने में, क्योंकि जैसे नेटवर्किंग बहुत इम्पॉर्टेंट है, प्लस आपके टेक्निकल स्किल्स। और क्योंकि मैंने इंडिया में कभी भी जॉब नहीं की थी, तो मेरे पास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं था। तो फिर मैंने क्या किया कि यहाँ पे यूनिवर्सिटी के अंदर ट्रेनी प्रोग्राम्स थे, वो ज्वाइन किया और वहाँ पे एक्सपीरियंस गेन किया, जिसकी वजह से फिर मुझे फर्स्ट बेसिकली जॉब मिली। लेकिन उसमें भी नेटवर्किंग का रोल रहा। तो आप जब भी एज अ यूनिवर्सिटी में, जब भी एज अ स्टूडेंट आते हो, तो आपका मतलब आप जितने ज़्यादा इवेंट्स अटेंड कर सकते हो, जितनी नेटवर्किंग कर सकते हो, वो आपको हमेशा हेल्प करती है। तो एज एन इंडियन स्टूडेंट जब आप यहाँ पर आए तो ऑब्वियसली यहाँ पे फिनिश लोग होंगे, तो आपको उनका सपोर्ट कैसा मिला? क्या यहाँ पर कुछ ऐसे डिफरेंसेस भी आते हैं, कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ता है? तो कैसा था ये सब? वैसे यहाँ पे एज सच कोई नेशनैलिटी बेस पे कोई डिफरेंस नहीं है, सब कुछ काफ़ी इक्वल है, अपॉर्चुनिटीज़ भी इक्वल हैं। डेफिनेटली एक चैलेंज रहता है कि अगर जॉब डिस्क्रिप्शन में ही लिखा है कि हमें फिनिश कैंडिडेट चाहिए जो कि फिनिश लैंग्वेज बोलता है, और आपको लैंग्वेज नहीं आती, तो वहाँ पे तो डिफरेंस आएगा ही। बट अदरवाइज अगर आपको फिनिश लैंग्वेज आती है तो फिर वो डिफरेंस नहीं आता। लेकिन आईटी में क्या है कि मोस्टली आईटी में आपको लैंग्वेज की जरूरत नहीं पड़ती। जो भी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, वहाँ पे सारा काम उनका इंग्लिश में है। तो फिर वो चैलेंज मतलब एटलीस्ट मेरे को नहीं, यानी कि काम आपका सारा यहाँ इंग्लिश में, ऑफिस में तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आती होगी। बट फिर भी जैसे आप यहाँ पे अब सिटीजन हैं, तो क्या आपने फिनिश लैंग्वेज सीखी यहाँ पे फिर?
हाँ जी, तो क्योंकि जब मैंने डिसाइड किया कि मुझे फ़िनलैंड में ही रहना है, अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ बितानी है, तो इसलिए फिर ज़रूरी भी है कि यहाँ की लैंग्वेज सीखना। और यहाँ पे अगर आपको नेशनैलिटी चाहिए तो उसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है, ऊकी टेस्ट। राइट, तो मतलब आप फिनिश लैंग्वेज जानते हैं, तो हाँ जी। लोकल यहाँ पर अगर कहीं भी आप जाते हैं तो बहुत अच्छे से बातचीत कर सकते हैं एज एन लोकल पीपल, राइट? हाँ जी, हाँ जी। तो मैं चाहता हूँ हमारी ऑडियंस को कुछ आप फिनिश में कुछ भी बोल के एक बार सुना दीजिए। जैसे कि हम नॉर्मली किसी को ग्रीट करते हैं, हाय, हेलो, थैंक यू, राइट? तो उनको क्या क्या बोलते हैं फिनिश में? जैसे अगर बोलते हैं कि हेलो हाउ आर यू, राइट, तो बोल सकते हैं मोई मैं तक लू। ओके ओके। तो और अगर हम जैसे नॉर्मली हम लोग खाना खाने के लिए बाहर जाते हैं यहाँ पर, और कुछ भी जैसे शॉपकीपर से पूछना होता है कि क्या ये सब चीज़ें अवेलेबल हैं, तो उसमें आप किस तरीके से कन्वर्सेट करेंगे? वो सब पूछ सकते हैं कि मोई ओंको सोला तैमे तू होते, या मतलब जो भी राइट। चीज़ है वो वाली मुझे अवेलेबल। आपसे बातचीत करके एक चीज़ तो अभी तक क्लियर हो चुकी है कि मोय मीन्स हाय, हाय, मोय मोय मीन्स बाय बाय, मोई 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 बाय बाय, और कीतोस मीन्स थैंक यू, की तो समझते राइट? तो ऑडियंस ये देखे 3 वर्ड तो हमने भी याद कर लिए हैं इनके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके। तो इसी के जैसे और भी कई क्वेश्चंस हैं मेरे मन में। तो चैतन्य जी, अगर कोई बच्चा इंडिया से यहाँ पर पढ़ने के लिए आना चाहे तो उसको अपने आप को किस तरह से प्रिपेयर करना चाहिए, और कैसे वो यहाँ पर एडमिशन ले सकता है, क्या प्रोसेस होता है? मैं चाहता हूँ कुछ हमारी ऑडियंस को आप गाइड जरूर कीजिए। तो studyinfo.fi करके एक वेबसाइट है जिस पे आप जा सकते हैं और वहाँ पे आपको सारे कोर्सेज़ की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी जो जो यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रही हैं। और अदरवाइज़ एक इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट होता है आइल्स, राइट तो जिसमें 6 से 6.5 बैंड आपको चाहिए, वो Right. मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जी। और इसके अलावा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, हम्म। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन चाहिए होता है आपको अपने टीचर्स से या जिनके साथ आपने काम किया है, सीवी आपको चाहिए होगा। और बाकी क्या कि उस वेबसाइट पे आपको काफ़ी मिलेगा इन्फॉर्मेशन। इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स पे भी जाके आपको इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, Right, क्योंकि मैंने पढ़ाई की थी आज से 14 साल पहले, Right. तो अब चीज़ें बदल गई हैं। हाँ, तो बिल्कुल। वो आई थिंक वो देख के वहाँ पे आपको ज़्यादा आइडिया मिलेगा। लेकिन इंडिया के जैसे +2 के बाद अगर किसी ने पढ़ने आना है तो मार्क्स मैटर करते होंगे, राइट? बिल्कुल, मार्क्स मैटर करते हैं, क्योंकि यहाँ पे जनरली एंट्रेंस एग्ज़ाम्स नहीं होते। तो उसमें क्या होता है कि आपके मास्टर्स करने यानी तो आपके बैचलर्स के मार्क्स 12th के 10th के, तो वो पूरा प्रोफाइल देखा जाता है, राइट राइट, ना कि एक कोई एग्ज़ाम मतलब तभी entrance exam। एडमिशन पॉसिबल जी। है। राइट राइट, नहीं बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने। अच्छा, इसमें इंडिया से बहुत सारे टीचर्स को यहाँ ट्रेनिंग के लिए भी भेजा जाता है, खास करके अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो वहाँ से बहुत सारे टीचर्स को सिलेक्ट करके यहाँ पे एक टीम की फॉर्म में भेजा जाता है ट्रेनिंग लेकर, ताकि वहाँ जाके कुछ अच्छा सीख सकें। तो ऐसा क्या अच्छा सीखने को मिलता होगा? तो यहाँ पे क्या है कि जो प्राइमरी स्कूल है, अगर आपको उसका टीचर भी बनना है तो आपको मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। ओके। ठीक है, ये मस्ट है। और इसके अलावा यहाँ पे क्या है कि जो टीचर्स हैं उनके पास फ्रीडम है। और फ्रीडम किस चीज़ की है कि वो अपने कोर्सेज़ को सिलेक्ट कर सकते हैं। वे ऑफ टीचिंग में फ्रीडम है। राइट। ठीक है। और तो जो एंड गोल है वो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक अच्छी एजुकेशन देना, एक अच्छा इंसान बनाना। राइट। तो वो ज़्यादा फोकस है, मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ कि क्या उनका फ्रेमवर्क है। राइट। तो और मैं तो कहूँगा कि अच्छा है कि पंजाब गवर्नमेंट भेज रही है, एक अप्रिसिएशन वाली बात ही है। बिल्कुल सही बात है। हाँ। नहीं, बिल्कुल इसमें कोई शर्म वाली बात भी नहीं होनी चाहिए कि जहाँ से कुछ अच्छा सीखने को मिले वहाँ से अच्छा सीख लेना चाहिए। जी। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ और महसूस करता हूँ, जैसे कुछ टाइम हो गया मुझे आपके साथ यहाँ पे रहते हुए, मैनर्स बच्चों में जो लोगों में देख रहे हैं बड़े अच्छे मैनर्स हैं। तो इसके लिए क्या स्कूल में कुछ स्पेशल सिखाया जाता है? आपको क्या लगता है, क्या डिफरेंस क्या है, मतलब बच्चों में इतने अच्छे गुण कैसे हैं? मुझे लगता है कि थोड़ा सा कल्चर का भी पार्ट है। प्लस क्या होता है कि जब बच्चा किंडरगार्टन में जाते हैं, जिसको यहाँ पे पाइवा कुत्ती बोलते हैं, तो यहाँ पे कुछ ऐसे पढ़ाई नहीं जाते, मतलब पहले 6 साल। ठीक है। और वहाँ पे ये बेसिक सिविक सेंस सिखाई जाती है। ओह। तो उनका इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस रहता है कि मतलब ये नहीं कि बच्चों को हमने इतने नंबर दिलाने हैं, Right, लेकिन right. बच्चे को एक अच्छा सोसाइटी का एक इंसान बनाना है जो कि सोसाइटी के को में पॉजिटिव मतलब डेवलपमेंट करे, कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करे। बहुत अच्छी बात है ये कि यू मीन टू से कि अगर पहले 6 साल की एज तक बच्चों को सिर्फ मैनर्स, ह्यूमैनिटी, अच्छा इंसान कैसे बनना है, साफ़ सफाई,
कैसे रखनी है, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। बिल्कुल। दैट्स ग्रेट, ये तो बिल्कुल अच्छी सीखने वाली बात है। अच्छा, जब आपने जैसे यहाँ पर मास्टर्स की, तो मास्टर्स करते वक्त आपने यहाँ पर अपनी स्टडी टाइम में, एजुकेशन में क्या ऐसा अच्छा देखा जो आपको लगता है कि मतलब आपको खींच के ले आया यहाँ पर? एक चीज़ जो मुझे लगती है कि जैसे यहाँ पे उस तरह के एग्ज़ाम्स नहीं होते कि आपको थ्योरी आपको दे दी गई है, वो थ्योरी पढ़ के आप बस रट्टा लगा लो और फिर आप जाके एग्ज़ाम दे दो। यहाँ पे मोस्टली जो आपके एग्ज़ाम्स भी होते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्विंग होते हैं, कि जैसे आपको एक प्रॉब्लम दे दी गई और ओपन बुक टेस्ट है। अब आप जाके इंटरनेट पे या फिर लेट्स से कोई बुक से आप सोल्यूशन निकाल के लाओ, देन यू हैव टू सॉल्व दैट प्रॉब्लम। ओके। तो वो शुरू से आपका ऐसा माइंडसेट बनाते हैं कि हम जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उससे कुछ ना कुछ हम दुनिया की प्रॉब्लम सॉल्व करें। दैट्स ग्रेट। तो मतलब जब आप जो भी काम आपको मिलता था, कोई प्रैक्टिकल वर्क मिलता होगा, तो खुद ही उसको कंप्लीट करते थे या इधर उधर से हेल्प भी लेते थे? कई बार तो जो भी प्रैक्टिकल वर्क मिलता था उसमें वो ग्रुप एक्टिविटी कराते हैं, तो वो 2 या 3 स्टूडेंट्स मिलके एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इससे ये बेनिफिट होता है कि जब हम ग्रुप में काम करते हैं कि किसी के पास कोई आइडिया, किसी के पास कोई आइडिया, तो एक दूसरे को हेल्प करके बेसिकली कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स बनाना या फिर असाइनमेंट्स करना बहुत कॉमन है यहाँ पे। राइट। तो आपका दिल लग चुका है अच्छा यहाँ पर? हाँ जी, दिल लग चुके हैं। दिल लग चुका है। देश की याद तो आती होगी? जी बिल्कुल, देश की याद आती है। जब भी कोई त्यौहार आता है या फिर किसी की वहाँ पे शादी होती है, कोई इवेंट होता है, तो हर बार तो पॉसिबल नहीं होता यहाँ से जाना, साल में एक बार ही हम जाते हैं, तो वो मोमेंट्स मिस होते हैं डेफिनेटली। राइट। कि यहाँ पर होमवर्क का बच्चों के ऊपर प्रेशर रहता है या नहीं? होमवर्क का यहाँ पे प्रेशर नहीं रहता। तो मोस्ट केसेस में क्या होता है कि उनका ये माइंडसेट है कि जो आप स्कूल का काम है वो स्कूल में, और घर का जो समय है वो फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए या आराम करने के लिए। और अगर कुछ होमवर्क मिलता भी है तो वो आसान सा होता है जो कि आप 10 से 15 मिनट में कर सकते हो। राइट। और अगर यहाँ पर जैसे इंडिया से किसी ने आके पढ़ना हो, लेट्स सपोज कुछ पेरेंट्स की भी ट्रांसफ़र्स होती हैं ना, यहाँ पे कोई यहाँ शिफ्ट हो गया मिड सेशन में, तो बच्चों को स्कूल में एडमिशन दिलवानी होगी, या कोई कॉलेज में पढ़ने के लिए आता है, खुद से आता है, तो इंग्लिश से ही काम चल जाता है या फिनिश आनी ज़रूरी है? मतलब क्या सिस्टम है यहाँ पर? अगर आपको लेट्स से बैचलर्स में आना है, बैचलर्स पढ़ाई करनी है, तो उस केस में मोस्टली फिनिश आपको चाहिए। कुछ प्रोग्राम्स हैं अब जो कि इंग्लिश में है, मास्टर्स में काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम हैं जो कि इंग्लिश में है। ठीक है। और अगर लेट्स से कोई पेरेंट्स इधर आते हैं, उनके छोटे बच्चे हैं, तो मोस्टली स्कूल्स यहाँ पे फिनिश हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल स्कूल भी हैं। तो हर सिटी में एक इंटरनेशनल स्कूल है, एटलीस्ट हेलसिंकी में, वांता में, तो फिर वहाँ पे आप अपने बच्चों को इंग्लिश में पढ़ाई करा सकते हैं। मतलब इंग्लिश में भी पढ़ाई होती है, फिनिश में भी होती है, ऑप्शंस मिल जाती हैं जो पेरेंट्स खास करके बाहर से यहाँ पर शिफ्ट होते हैं। हाँ जी। तो एक क्वेश्चन मेरे मन में और था, जैसे आपका बेटा अभी छोटा है, लेकिन आपके मन में भी कुछ प्लान्स होंगे, आपको क्या लगता है आप कौन सी भाषा उसे सिखाना चाहते हैं सबसे पहले? देखिए, क्योंकि हम भारतीय मूल के हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि बच्चों को हिंदी, पंजाबी या कोई भी जो उनकी रीजनल लैंग्वेज है वो आनी चाहिए। तो घर में हम बच्चे से उसी भाषा में बात करते हैं, हिंदी में और पंजाबी में, क्योंकि फिनिश और जो इंग्लिश है वो तो बच्चा स्कूल में सीख ही जाता है। राइट। तो आपको क्या लगता है इसमें कुछ चैलेंजेस आएंगे, क्योंकि आपके कुछ फ्रेंड सर्कल के बच्चे भी होंगे, तो आपने क्या देखा, उनको कुछ चैलेंजेस आते हैं इस तरह के? कभी कभी चैलेंजेस आते हैं, तो मोस्ट केसेस में जो पेरेंट्स होते हैं वो खुद पढ़ाते हैं घर पे, और अगर कभी बच्चा नहीं भी पढ़ पाता या पेरेंट्स के पास टाइम नहीं है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगवा सकते हो। तो वहाँ लैंग्वेज की तो हिंदी की भी टीचर्स मिल जाते हैं, पंजाबी के भी मिल जाते हैं, तो आप वहाँ पे भेज सकते हो, तो वहाँ पे बच्चा पढ़ सकता है। क्योंकि और भी फिर स्टूडेंट्स आते हैं इंडियन ओरिजिन के, जो भी पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों को भेजते हैं। बिल्कुल ठीक है, अपने कल्चर से जुड़े रहना तो बहुत जरूरी है। राइट। तो एक रैपिड फायर राउंड हो जाए, मेरे दिमाग में 2-3 क्वेश्चंस चल रहे हैं जी। फिनलैंड की सबसे पसंदीदा बात क्या है? सेफ्टी। और फिनलैंड के लोगों की सबसे अच्छी आदत? ऑनेस्टी, ईमानदारी। और यहाँ का मौसम? वरदान या चुनौती? यहाँ का मौसम चुनौती है। किस प्रकार की चुनौती होती है?
जब सर्दियाँ होती हैं तो उस टाइम 4 महीने बर्फ़ रहती है। ऑफ कोर्स कुछ लोगों को बर्फ़ बहुत पसंद है, वो बहुत एंजॉय करते हैं। इनफैक्ट फिनिश लोगों को बर्फ़ ज़्यादा पसंद है, वो विंटर स्पोर्ट्स करते हैं, स्कीइंग करते हैं और भी विंटर एक्टिविटीज़ करते हैं। तो लेकिन मैं पर्सनली, मुझे मतलब इतनी बर्फ़ पसंद नहीं है, तो मेरे लिए चुनौती है। ऐसा नहीं है कि सबके लिए चुनौती है। हाँ, राइट हाँ, राइट, मेरे लिए इट डिपेंड्स किसकी नेचर कैसी है, किसको क्या चीज़ पसंद है। तो ऑब्वियसली आपसे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए। तो एंड में मैं चाहता हूँ कि हमारी ऑडियंस के लिए भी आप कुछ एक संदेश दें, क्या बताना चाहते हैं, क्या एक स्पेशल संदेश देना चाहते हैं हमारी ऑडियंस को? मेरा संदेश पेरेंट्स के लिए यही होगा कि अगर मौका मिले तो आपको अपने बच्चों को बाहर पढ़ने के लिए ज़रूर भेजना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि फ़िनलैंड, किसी भी कंट्री, ताकि उनको एक ग्लोबल एक्सपोजर मिले। उन्हें पता लगेगा कि दुनिया की और जगह पे कैसे काम होते हैं। तो वो उनकी मतलब मेंटल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हर चीज़ में उनको मतलब बेनिफिट करेगा। राइट राइट। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आपने बहुत सारे क्वेश्चंस के जवाब दिए, और ऑडियंस को भी आई होप कि बहुत अच्छा लगा होगा। बहुत सारे जो सवाल उनके मन में थे उनके जवाब उन्हें मिल गए होंगे। मैं थैंक्स करना चाहता हूँ चैतन्य जी आपका, कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से हमारे लिए समय निकाला। और अंत में मैं एक चीज़ ऐड करूँगा ज़रूर, कि बच्चों को ग्लोबल एक्सपोजर दें, जैसा कि चैतन्य जी ने कहा, बिल्कुल भेजना चाहिए, सीखना चाहिए। और हम दोनों मिलकर ये बात ज़रूर बोलेंगे कि मेरा भारत महान। मेरा भारत महान। कि आप कहाँ भी रहो, अपने देश की संस्कृति को नहीं भूलना। कोई त्योहार हैं, फेस्टिवल्स हैं, जो मज़ा अपने देश में है देखो वो तो वहाँ रहेगा। चैतन्य जी ने बिल्कुल इस चीज़ को पहले बताया कि वो बहुत मिस करते हैं, लेकिन जाना ज़रूर चाहिए, क्योंकि बाहर जाएंगे, सीखेंगे, वापस अपने देश में भी जाएं तो उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करके अपने देश को और मजबूत बनाने में मदद कर सकते हैं। एक बार फिर से चैतन्य जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। थैंक यू वंस अगेन।